Birth, and it is written by A.G. Cronin, and it is from the book Snapshots, which is book में we are talking about a doctor and responsibilities and expectations of a doctor, and that doctor is a gynecologist की जो कि डिलीवरीज करवाते हैं, ठीक है. So let's start with the this box part. In this excerpt यानी कि on in this part we will read Citadel and Drew Manson newly out of medical school. बच्चे एक्चुअली ये जो चैप्टर है आपका वो सिटिडल नाम की बुक में से लिया गया है. ये एक छोटा सा पार्ट है जो इसमें डाला गया है. सो एंड्रू मेंसन जो है वो अभी अभी स्कूल से मेडिकल अपनी पूरी करके आए हैं और उन्होंने अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस जो है एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, ठीक है. उन्होंने अभी स्टार्ट ही करी है एज एन असिस्टेंट है वो किसके असिस्ट कर रही है वो डॉक्टर एडवर्ड को पेज को कहाँ पर स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन किसके ब्लेनली के टाउन में मतलब ब्लेनली नाम की जगह है वहाँ का एक टाउन है वहाँ पे वो डॉक्टर पेज को असिस्ट कर रहे हैं. एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स ही इज मेट बाय जो मॉर्गन, ठीक है. तो जैसे ही वो वापस आते हैं एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग उनकी इवनिंग थी, ठीक है, क्रिस्टीन के साथ. वो गर्ल जिससे उनकी शादी होने वाली है जिसे वो लाइक करते हैं, ठीक है, जॉ मॉर्गन से वो मिलते हैं. जॉ मॉर्गन उनकी वाइफ जो है वो 20 ईयर्स से मैरिड है, who has been married nearly 20 years and expecting their first child. और उनका जो है पहला जो उनका बच्चा है वो होने वाला है. तो 20 years आफ्टर मैरिज दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड मीन्स कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी अपने बेबी को पैदा करने में. So though it was nearly midnight when Andrew reached ब्रिंगोर नाम की जगह है जहाँ पे उनका घर है. यहाँ पे मे बी उनका जो घर है घर के पास में ही उन्होंने अपना जो है कोई उनकी जो एक एक जैसे डॉक्टर्स का एक वो अपना किया होता है, उन्होंने अपना एक वो कर रखा है क्या कहते हैं उसको छोटा सा हॉस्पिटल टाइप जो है उन्होंने खोली हुई है. थ्रू इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन एंड्रू रीच्ड ब्रिंगओवर. वो ब्रिंगओवर जब पहुंचे थे तो आधी रात हो चुकी थी. ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उन्होंने कहा क्या पाया जो मॉर्गन क्या कर रहे थे उनकी वेट कर रहे थे. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्ट्रैप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. तो घर की एंट्रेंस से लेके क्लोज सर्जरी तक वो जो थे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में चक्कर लगा रहे थे और उतनी वेट कर रहे थे. तो ऐसा पर्सन तब करता है जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो या बहुत ज़्यादा जल्दी में हो. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस itself, ठीक है. जैसे ही उन्होंने देखा बर्ली ड्रिलर मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग एंड बिग मैन जो कि ड्रिल मशीन हैंडल करे और उसके फेस पे एक टफ सा लुक होता है. तो वैसा ही लुक था, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, बिल्डअप थे बहुत. तो उनके फेस पे एक ऐसा ही लुक था और उन्होंने जब देखा कि एंड्रू जो वहाँ पर आ गए हैं तो वो देख के बहुत ज़्यादा रिलीफ इसने एक्सप्रेस किया. ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू. क्या कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. मैं यहाँ पर 1 घंटे से इधर उधर घूम रहा हूँ. द मिसेस पॉन्टिए बिफोर टाइम टू. मिसेस यानी कि उसकी वाइफ. कहता मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है और वो भी समय से पहले. मतलब वो क्या बोल रहा है कि अब उसकी जो वाइफ है वो डिलीवरी करने के लिए टाइम से पहले ही जो बेबी है वो भी डिलीवर होने वाला है, तो आप जल्दी से चलिए मेरे साथ. एंड यू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम दी कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, ठीक है. तो उसने रिकॉल करा, वो अपने खुद के अफेयर्स में से निकला और फिर ध्यान आया उसको कि वो एक्चुअली जॉ मॉर्गन किस बारे में बात कर रहा था. टोल्ड मॉर्गन टू वेट. और उसने फिर मॉर्गन को बोला कि आप वेट करो. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. वो एक्चुअली क्रिस्टीन जिससे उनकी शादी होने वाली थी एंड्रू की उससे मिलने गया था. तो एज अ डॉक्टर नहीं गया था वो, तो उसका जो बैग था उसके घर के अंदर था. तो उसने जो को बोला कि आप वेट करो मैं अपना बैग जो है अंदर से लेकर आता हूँ. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blana Terrace. Number 12 Blana Terrace is a name of the place where Joe Morgan lives. तो जैसे ही वो अंदर से बैग लेके आया दोनों जने उस जगह के लिए निकल गए.
द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद अ क्वाइट मिस्ट्री। जो नाइट थी वो बहुत कूल थी, ठंडी थी, एंड डीप क्वाइट मिस्ट्री मतलब अब आगे किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। Usually so perceptive, and you now full felt dull and listless। वैसे तो हमेशा एक अच्छी परसेप्शन रखने वाला, हर चीज़ के बारे में ये कि हाँ सोच समझ के कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस तरह की सोच रखने वाला एंड्रयू इस समय एक तो बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा था, बिकॉज उसका जो भी एपिसोड हुआ क्रिस्टीन के साथ भी, और लिस्टलेस भी था क्योंकि उसको पता था कि जॉ मॉर्गन का जो केस है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही हैज़ नो premonition of that this night would prove unusual। उसको बिल्कुल भी भनक भी नहीं थी, बिल्कुल भी उसने कभी सोचा नहीं था कि जो नाइट थी वो इतनी अनयूजुअल यानी कि बाकी नाइट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। Still less that it would influence his whole future in Blenheim। और उसको अभी भी ये विश्वास नहीं हुआ था कि होगा कि इतना तो बिल्कुल भी नहीं उसने सोचा होगा कि ये पूरी लाइफ उसका जो करियर है यहाँ पे इसका उसके होल फ्यूचर है ब्लेंगने में उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, उस पर प्रभाव डालेगी। द टू मैन वॉकड इन साइलेंट until they reached the door of number 12। वो जो दो आदमी थे वो चुपचाप जो थे साइलेंटली वो चलते रहे और फिर लास्टली वो नंबर 12 के सामने आके खड़े हो गए। देन जो ड्रू अप शॉट, तभी जो ड्रू था वो एकदम से रुक गया और क्या बोला, आई विल नॉट कमिंग ही सेड, हिज वॉइस शॉर्ट साइंस ऑफ स्ट्रेन। वो कहता नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगा। उसके जो वॉइस थी उससे लग रहा था कि वो डरा हुआ है, नर्वस भी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, क्योंकि पर मुझे पता है कि तुम हम सबके लिए बहुत अच्छा ही करोगे। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो मॉर्गन की वाइफ थी वो लोग 20 ईयर से जो थे अपने बेबी के लिए कोशिश कर रहे थे कि जो बेबी है उन्हें हो जाए, लेकिन उनकी वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से वो जो थी बेबी को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। और फाइनली 20 ईयर्स के बाद जब उन्होंने एक्सपेक्ट किया तो सिचुएशन ये थी कि उसकी जो मॉर्गन की वाइफ थी, एक तो वो ओल्ड थी, एक वो बहुत ज़्यादा वीक थी, तो जो केस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता था वो ये हो सकता था कि दोनों की बच्ची और माँ की जो लाइफ थी वो बहुत खतरे में पड़ सकती थी, और इस बारे में एंड्रू को पता था और उसने ऑलरेडी मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अब जो है ये जो मॉर्गन के घर पे है, तो वो घर के अंदर की बात कर रहा है, कह रहा है अंदर एक नैरो स्टेयर लेड, एक नैरो जो स्टेयर बनी हुई है, लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। ऊपर जाते ही एक स्मॉल बेडरूम था जहाँ पे वो पहुंचा। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। वो बेडरूम साफ था लेकिन उसमें जो फर्नीचर था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, मतलब इतने ज़्यादा रिच लोग नहीं थे वो। एंड इट टिल ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उस कमरे में सिर्फ एक ऑयल लैम्प जो था वो चल रहा था। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient। तो यहाँ पे मिस मॉर्गन की मदर जो थी एक टॉल ग्रे हेयर की, ग्रे कलर के उनके हेयर थे और मे बी वो 70 ईयर्स की होंगी वो, और एक स्टाउट यानी मोटी सी एल्डरली मिडवाइफ। एल्डरली मतलब उम्र में बड़ी, और मिडवाइफ मतलब कह सकते हो कि आप मिडल एज लेडी थी वो, ठीक है, मतलब घर में काम करने वाली। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, वो उनके पास वेट करी थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। और जैसे ही उन्होंने देखा वो एंड्रयू का फेस एक्सप्रेशन देख रही थी जैसे ही वो रूम में मूव कर रहा था। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। तो फॉर्मर जो थी, मतलब लेडीज़ के बारे में बात हो रही है, तो जो फॉर्मर लेडी थी, जिस लेडी के बारे में पहले बताया गया, उस लेडी ने उसको, मतलब उसकी मदर ने उसको क्या कहा कि मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी, एक कप ऑफ टी जो है बनाकर लाती हूँ। एंड्रयू स्माइल, उसकी मदर ने उसको बोला कि मैं आपके लिए एक जो है कप बना कर लाती हूँ चाय का। तो एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस रियलाइज्ड देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट शी वाज अफ्रेड ही वुड हैव टू लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। तो एंड्रयू इस बात को समझ गया है कि उसकी जो मदर है वो उसको क्यों बोल रही हैं टी बनाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो जो ओल्ड वुमन थी वो बहुत वाइज थी, एक्सपीरियंस थी, और शायद ये समझ गई होंगी पीरियड ऑफ वेटिंग। इतने टाइम वेट करने के बाद उनको ये समझ में आ गया होगा। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस। उनको डर लग रहा था कि मे बी जो एंड्रयू है वो केस को छोड़ ना दे।
सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, ये कह के कि वो बाद में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे अभी डिलीवरी में टाइम था ना, तो जैसे ही एंड्रयू अंदर आया तो अब वो जो उसकी मदर है, ऑब्वियसली वो 70 ईयर्स की एक लेडी, उसको पता है कि भाई डिलीवरी में जो है टाइम है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग सकता है, 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। तो ऐसा ना हो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस को देख कर जो एंड्रयू वहाँ से ये कह के कि अभी तो टाइम है, मैं बाद में आऊँगा, कह के चला जाए और फिर बाद में आए ही ना। तो फिर उसने उसे बोला कि आप जो है नहीं बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ताकि उसको जो है वो वहाँ पे उलझा के रखे, वो वहाँ से जा ना पाए। तो फिर आगे से एंड्रयू क्या कहता है, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, कहता है नहीं नहीं, अब उसकी मदर को बोला है, मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, अब वो नीचे किचन की तरफ जाकर बैठ गए और जो मिड वाइफ थी उसको उसकी जो कि वाइफ के साथ छोड़ कर वहाँ पे, और खुद किचन में जाकर बैठ गए। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, तो उसने उसे चाय बना कर दी तो उसने पी ली। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ था, ठीक है, लेकिन स्टिल उसे पता था कि अगर वो अभी भी घर जाता है तो फिर भी वो सो नहीं पाएगा। Queen let he knew too that the case here would demand all his attention, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जो केस है उसमें उसका पूरी अटेंशन जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. तो एकदम से ना उसको एक एनर्जी सी आई कि नहीं, मुझे यहाँ पे रहना है, लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैं यहीं रहूँगा जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, come down once more. फिर वो 1 घंटे बाद फिर ऊपर गया, उसकी वाइफ को देखा उसने कि सब सिचुएशन जो है वो ठीक है या नहीं है। फिर उसने देखा कि सिचुएशन वॉज करेक्ट, देखने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद वो वापस आ गया फिर से, सैट बाय द किचन फायर, और किचन के पास जो आग जल रही थी वहाँ पे आके बैठ गया। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock. ये तो बहुत ज़्यादा शांति थी। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट किसकी आवाज़ आ रही थी, रसल ऑफ a cinder in the grate, जो लकड़ी जो आग में जल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, एंड टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक की टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी। नो देयर वाज अनदर साउंड, एक और आवाज़ जो थी वहाँ पे थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो उसकी मॉर्गन, जो मॉर्गन बाहर खड़ा था ना घर के, वो घर के अंदर तो आया नहीं, तो उसके पैरों की आवाज़, जैसे वो चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ जो थी वो आ रही थी चलते टाइम, जैसे जैसे वो सड़क पे आगे पीछे हो रहा था। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. तो जो ओल्ड वुमेन थी उसके सामने बैठी थी, वो अपनी ब्लैक ड्रेस में बिल्कुल हिले डुले चुपचाप बैठी हुई थी, और उसकी जो आइज़ थी, ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो जो है काफ़ी एक्टिव है उसके आइज़ से, और बहुत वाइज़ भी है वो। तो वो जो थी उसको बहुत ध्यान से देख रही थी एंड्रयू को, उसका फेस बिल्कुल छोड़े हुए। हिज थॉट्स वर हैवी एंड मडल्ड, उसके जो थॉट्स थे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, काफ़ी कुछ सोच रहा था वो, और मडल्ड थे, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल obsessed him morbidly. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड इन कार्डिफ स्टेशन में, जब वो अपनी वुड बी वाइफ जो थी उसके साथ जब वो उसे मिला था वहाँ पे कार्डिफ स्टेशन में, तो वो वही जो एक्सक्यूज मी, वो ये जो था उसके दिमाग में चल रहा था अभी भी। He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly. अब वो ब्रैमवेल जिसे वो जानता था, एक आदमी है, उसके बारे में सोच रहा है, जिसने फुलिशली अपनी डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉलिडली, जो एक विमेन जिसकी तरीके वो पूरी तरह से पूजा करता था, डिवोट था उसको लेके, उस वुमेन ने जिस उसको जो था धोखा दे दिया बिना उस एक बार भी उसके बारे में सोचे हुए। तो वो कहता है कि वो बंदा जो है, जो वुमेन की पूजा करता है, वो फुलिश है, उसके बारे में सोच रहा था। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द श्वेश ब्लड वैन ऑफ डेनी, फिर वो एडवर्ड पेज के बारे में सोचता है, जो एक श्वेश ब्लड वैन ना, एक श्वेश लेडी है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो उसके साथ मैरिड है। फिर वो
किसके बारे में सोचता है, डैनी के बारे में। लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ से दूर बहुत दुखी है और वहाँ दुखी है और दुखी होकर रह रहा है। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, उसके रीजन उसे बता रहे थे कि ये सारी मैरिजेस जो थी वो फेलियर्स थी, पूरी तरह से फेल हुई थी। It was a conclusion which in his present state made him wince, और ये एक कंक्लूजन था जो उसने अपनी प्रेजेंट स्टेट में बनाया था। एक्चुअली बच्चे, मैरिज से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में आती हैं। तो जब इसकी क्योंकि ये शादी करने वाला था ड्रीम से, तो जब इसकी वहाँ पे झगड़ा हो गया उसके साथ, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और चलने लग गई कि हाँ, मतलब बाकी लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने मैरिज की, और सोचता है कि वो हैप्पी नहीं है। मतलब इसके दिमाग में ये भी चलने लग गया कि अगर शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा हमारा। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने मैरिज तो की पर वो हैप्पीली नहीं रह रहे हैं अभी भी। तो आज अब वो इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा था कि मैरिज के बिना कोई हैप्पी नहीं रह सकता। He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. तो कहता है कि वो विश कर सकता है कि जो मैरिज जैसी चीज़ है वो सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। अगर मैरिज में कोई खुद बंधे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट स्टिल ये ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट with the image of Christine before him, her eyes shining towards him, admitted no other conclusion. It was a conflict between his level doubting mind and his chin sink upon his chest. तो वो क्या बात कर रहा है, कहता कि लेकिन क्रिस्टीन के बिना वो मैरिज के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसकी आईज जो कि उसकी तरफ देखे श्राइन करती थी। फिर वो अलग कंक्लूजन पे चला गया कि अगर वैसे तो मैं मैरिज के बारे में सोच ही नहीं रहा, इतने लोगों की मैरिज हुई, लेकिन अगर मैं मैरिज के बारे में सोचता हूँ तो क्रिस्टीन के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। It was a conflict between his level doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. तो क्या क्या चीज़ हो रही थी, उसका कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम जो चल रही थी उसके दिमाग में कि ये होता है, ये नहीं चीज़ें नहीं होती। डाउटिंग माइंड, डाउट हो रहे थे उसको, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, ठीक है, डाउट्स चल रहे थे बहुत सारे। हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, ऑब्वियसली वो शादी भी करना चाहता था उससे, ये सब चीज़ भी थी। लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज, तो वो बहुत ज़्यादा रिसेंट, एक तो शादी को लेकर रिसेंटफुल हो गया कि नहीं मुझे करनी नहीं, और फिर वो कंफ्यूज भी हो गया कि मैं करूँ या ना करूँ। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। तो उसने अपनी जो चिन थी अपनी चेस्ट की तरफ की, नीचे की तरफ की, अपने आप को स्ट्रेच किया, और फिर वो जो था फायर की तरफ बहुत ध्यान से गहरी सोच में डूबा हुआ देख रहा था। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, वो इसी तरह से काफ़ी देर तक रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उसकी जो थॉट्स थी वो क्रिस्टीन से भरी हुई थी, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में चल रही थी। दैट ही started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had persuaded a different course. तो वो जो था उसका ध्यान ही नहीं था, कब वो क्रिस्टीन के बारे में इतना सोच रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब जो ओल्ड वुमेन थी वो उसको बुलाने लगी, और फिर सब उसने देखा कि उसने जो भी बातें उसको कही वो उसको किसी और तरफ ही ले गई। तो ये पार्ट हमने अभी तक करा है, बाकी वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।